Happy morning, evening, and afternoon to all my dear students. 2 days are left in your English exam, and I hope your preparation is going on a fast mode. Today, we will practice strategy for long answer type questions. It will give you 10 marks. Attempting long answer type questions is not just writing answers, it's all about putting your thoughts in an effective manner. It will check your writing style, your expressions, and your creativity. So it's just like creative writing. So there are some strategy, you can practice it. You can practice 4 or 5 questions in writing, and you will do your best. So फर्स्ट थिंग इज़ रीड द क्वेश्चन केयरफुली. आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. आइडेंटिफाई द की फोकस ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन का की फोकस कहाँ है, क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे किस तरह से आंसर चाहता है. लुक फॉर डायरेक्टिव वर्ड्स. अब यहाँ ये समझने के लिए आपको डायरेक्टिव वर्ड्स देखने होंगे. जैसे लिखा होगा डिस्कस, एक्सप्लेन, एनालाइज, इलाबोरेट, कंपेयर. तो इस तरह के वर्ड्स आप उस क्वेश्चन में पकड़ लेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है. स्ट्रक्चर योर आंसर प्रॉपरली. तो जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर होता है वो एक तरह से क्रिएटिव राइटिंग होता है, और उसका एक प्रॉपर अगर आप स्ट्रक्चर लेके चलेंगे तो आपको फुल मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर शुड हैव फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. मैंने आपको बता रखा है जब भी कोई क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, चाहे किसी भी तरह का हो, डिस्कस हो, एक्सप्लेन हो, इलाबोरेट हो, इवैल्यूएट हो, किसी भी तरह का हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसर्न चैप्टर की थीम या सेंट्रल आइडिया लिख देना है. बिगिन विद अ कंसाइज इंट्रोडक्शन. आपको उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिख देना है, और इसके लिए आपको चैप्टर का नेम और उसका राइटर नेम या पोएम का पोएट नेम आपको आना चाहिए, और उसकी बेसिक थीम या सेंट्रल आइडिया आपको पता होना चाहिए. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. मेंशन द ऑथर्स नेम, द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट एंड द सेंट्रल थीम रिलेटेड टू द क्वेश्चन. तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें आपको उस चैप्टर, जिस चैप्टर के बारे में, कई बार दो चैप्टर के कैरेक्टर्स को कंपेयर करने का भी आ जाता है, तो उसमें इंट्रोडक्शन में दोनों चैप्टर्स का आपको एक एक दो सेंटेंस में, दो सेंटेंसेस में आपको उसका इंट्रोडक्शन लिख लेना है. तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का हो जाएगा. सेकंड इज़ मेन बॉडी. तो जो आपको अपने आंसर की मेन बॉडी लिखनी है. अब इसमें आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है. राइट इन ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ्स कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. आपको 2 या 3 पैराग्राफ में ये लिखना है. 2 पैराग्राफ कम से कम आप लेंगे मेन बॉडी के. तो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिखना है. ज़्यादातर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हमें एक तरह से चैप्टर की समरी लिख देनी है, बट दिस इज़ नॉट मेयरली राइटिंग द समरी ऑफ द चैप्टर्स. आप एक ऑर्गेनाइज मैनर में लिखेंगे, इसे क्रिएटिव राइटिंग की तरह. तो एक ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ लिखेंगे और उस जो कुछ उस क्वेश्चन में पूछा है उसके सारे एस्पेक्ट्स लेंगे. इफ़ द क्वेश्चन इज अबाउट अ स्टोरी, पोएम और ऐसे, डिस्कस प्लॉट, कैरेक्टर्स, थीम, लिटरेरी डिवाइसेस. लिटरेरी डिवाइसेस हम जनरली उसमें डिस्कस नहीं करते हैं, तो उसकी थीम्स, कैरेक्टर्स और प्लॉट, उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं. सपोर्ट योर पॉइंट्स विद कोट्स, रेफरेंसेस एंड एग्जाम्पल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप नहीं करते हो जनरली. आपको अपने आंसर में कुछ कोटेशंस, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कोटेशंस इंक्लूड करनी चाहिए. अपने चैप्टर से रेफरेंस देना चाहिए. हमेशा इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो कंसर्न चैप्टर से आपको एग्जाम्पल देने चाहिए, रेफरेंस देना चाहिए. इफ़ नीडेड यूज़ पॉइंट वाइज फॉर्मेट और सब हेडिंग्स फॉर क्लैरिटी. देखिए, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि पैराग्राफ वाइज लिखना चाहिए, वही मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है. लेकिन अगर नीड हो तो पॉइंट वाइज फॉर्मेट भी ले सकते हैं और इसे स्किप भी कर सकते हैं. आप पैराग्राफ वाइज ही लिखिए. मेरी एडवाइस है कि आप पैराग्राफ वाइज लिखिए. फर्स्ट पैराग्राफ अपना इंट्रोडक्शन हो गया. सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आपने आंसर लिख दिया. अपने सारे आइडियाज़, कंपैरिजन करना है तो, या फिर इवैल्यूएट करना है तो, किसी का कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर्स को कंट्रास्ट करना है, ये सब हम 2 पैराग्राफ्स में लिख देंगे. फिर लास्ट पैराग्राफ, अपना फोर्थ पैराग्राफ होगा कंक्लूजन. अब उस पूरे आंसर को लिख के आपका क्या कंक्लूजन निकला है उसे समराइज कर देना है 2-3 लाइन्स में. समराइज द की आइडियाज़, जो भी हमने डिस्कस किए हैं उसे समराइज कर देंगे.
ऐड अ पर्सनल इंसाइट, और आप अपनी भी थोड़ी पर्सनल इंसाइट उसमें दे सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ये होता तो अच्छा होता। इस तरीके से ऐड अ पर्सनल इंसाइट और अ थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट। आप सबसे नीचे देखिए देखिए कोटेशन डालने की जगह या तो सबसे ऊपर एक कोटेशन आपने बीच में डाल दी, और या फिर आपने सबसे लास्ट में एक बहुत अच्छी सी कोटेशन डाल दी। आपके क्वेश्चन की एंडिंग बड़ी इफ़ेक्टिव हो गई, तो आपके चांस बढ़ जाते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिलें उस क्वेश्चन में। तो ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 मार्क्स के लिए। आप दो तीन क्वेश्चंस उठा लो फ्लेमिंगो में से, दो तीन क्वेश्चन विस्टाज में से, क्योंकि सेम वेटेज है दोनों बुक्स का यहाँ पर। 5 मार्क्स का आपके विस्टाज में से आएगा एक क्वेश्चन जो कि ऑप्शनल होगा, और एक क्वेश्चन आपका फ्लेमिंगो से, एक क्वेश्चन विस्टाज में से आएगा। ऑप्शन में आएंगे, दो में से आपको एक करना होगा। देन यूज़ क्लियर एंड इफेक्टिव लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर और इफेक्टिव होना चाहिए। बहुत भारी भरकम वर्ड्स यूज़ करना कोई इफेक्टिव लैंग्वेज नहीं होता। आप क्लियर लिख रहे हैं, आपके सेंटेंस ठीक हैं, टेंसेस ठीक हैं, तो आपकी लैंग्वेज इफेक्टिव हो सकती है। अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स, कीप सेंटेंसेस कंसाइज एंड इम्पैक्टफुल। ये नहीं है कि एक सेंटेंस हमने पहले लिख दिया, उसे बड़ा खोल के लिख दिया, कंसाइज लिखो। और एक ही सेंटेंस हर 2 लाइन के बाद रिपीट हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेंटेन अ फॉर्मल टोन एंड अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स। मतलब हमने अपने घर की लैंग्वेज में नहीं लिख देना है उस आंसर को, एक फॉर्मल टोन होनी चाहिए हमारी, एक फॉर्मल क्रिएटिव राइटिंग की तरह ये होना चाहिए। मेक योर आंसर एनालिटिकल नॉट जस्ट डिस्क्रिप्टिव। सिर्फ हमें डिस्क्राइब नहीं करना है किसी चीज़ को, एनालिटिकल यानी एनालाइज भी करना है किसी सिचुएशन को, कंपेयर भी कर सकते हैं हम। तो इस तरह से हमें ये अपने स्किल को यहाँ पर दिखाना है। Don't just summarize the text, analyze it. Add depth by explaining why a character behaves in a certain way or how a literary device enhance the meaning. तो ये चीज़ें भी उसमें हमें डालनी है, जिससे हमारा आंसर और भी इफ़ेक्टिव होगा कि क्यों उसने, फॉर एग्जांपल द रैट ट्रैप का अगर हम लें, तो क्यों उसने ऐसे बिहेव किया, क्यों वो उसे गिफ्ट देकर गया रैट ट्रैप, छोटा रैट ट्रैप, और 30 क्रोनोट्स, क्यों क्यों उसके बिहेव में इतना फ़र्क आया। तो ये सारी चीज़ें हमें डीप में पता होनी चाहिए, और ताकि हम लिख सकें। अच्छा, ये क्वेश्चन मैनेज टाइम, वर्ड लिमिट का हमें होना चाहिए। 10 मिनट्स में आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10 to 12 मिनट्स आप ले जा सकते हो। मैं आपको हर क्वेश्चन के टाइम मैनेजमेंट आपको बता दूंगी। अच्छा, 120 to 150 वर्ड्स तक आपका ये जाना चाहिए आंसर। मेंटेन गुड प्रेजेंटेशन, आपकी हैंड राइटिंग गुड अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उसको सफोकेटेड कर दो, कंजस्टेड कर दो, और बहुत ज़्यादा खुला खुला भी ना लिख दो। तो एक आपके आंसर का प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए। मैंने कुछ आंसर्स आपके लिए फॉर्मुलेट किए हैं जो मैं अभी एग्जांपल्स दूंगी। अच्छा, मैंने कुछ कीवर्ड्स बताए थे कि डिस्कस का मतलब होता है कि एक उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को हम रखें और फिर एक बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट दें। फॉर एग्जाम्पल, डिस्कस द थीम ऑफ सेक्रीफाइस इन द लास्ट लेसन, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो हमें फ्रेंड्स के इमोशन और एम हैमल के डेडिकेशन को, सभी को मतलब एक तरह से डाल के बैलेंस अपना आंसर रखना है, किसी एक तरफ झुकना नहीं है। मतलब उनकी नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ भी नहीं जाना, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ भी नहीं जाना, सबको लेके चलते हुए एक बैलेंस बना के रखना है अपने आंसर में। जस्टिफाई का मतलब है कि प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग रीजनिंग, मतलब कोई लाइन हमें दे रखी है क्वेश्चन में, कोई बात हमें दे रखी है, उसे ही हमें जस्टिफाई करना है कि ये क्यों सही है। बस जस्टिफाई द टाइटल डीप वाटर मीन्स डीप वाटर टाइटल इस चैप्टर का क्यों सही है। जस्टिफाई का मतलब होता है कि क्यों फेयर है, यही अप्रोप्रिएट क्यों है। अब उसके लिए हम अपने लॉजिक देंगे। इवैल्यूएट, इसमें हमें इवैल्यूएट करना होता है किसी भी कैरेक्टर के स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, सभी चीज़ों को, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं, जहाँ इवैल्यूएट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ गांधी जीज लीडरशिप इन इंडिगो। तो यहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिख देंगे कि गांधी जी ने कितने सारे काम किए थे, उनकी लीडरशिप से कितना फ़ायदा हुआ वहाँ के लोगों को। और इसमें हम अगर हमें लगता है कि कुछ ड्रॉबैक भी रहा गांधी जी के कैरेक्टर का, फॉर एग्जाम्पल 25% की जगह वो 50% भी ले सकते थे। तो इस तरह से हमें दोनों आस्पेक्ट्स इवैल्यूएट करने हैं, अगर कहीं पर इवैल्यूएट वाला क्वेश्चन आता है कि इवैल्यूएट करके।
एक्सप्लेन में जनरल डिस्क्रिप्शन हमें देना होता है. गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंसेप्ट इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर. फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द पोइट्स यूज ऑफ इमेजरी इन अ थिंग ऑफ ब्यूटी. अब हमें पूरा डिस्क्राइब कर देना है कि किस तरह से पोइट ने इमेजरी यूज़ की है, क्या क्या इमेजेस यूज़ की हैं इसमें पोएम में. एनालाइज करना है. ब्रेक द टॉपिक इनटू की कंपोनेंट्स एंड एग्जामाइन देयर डीपर मीनिंग. कि किसी भी चैप्टर को, किसी भी कैरेक्टर को हमें अगर एनालाइज करना है तो उसके छोटे छोटे आस्पेक्ट्स में उसे तोड़ें और फिर उन्हें डीपली एग्जामाइन करें. फॉर एग्जाम्पल, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन द लाइव्स ऑफ साहिब एंड मुकेश इन लॉस्ट स्प्रिंग. तो इसमें हमें क्या करना है कि साहिब की लाइफ को पहले डीपली बताना है कि पॉवर्टी से कैसे अफेक्ट हुई उसकी लाइफ. फिर मुकेश की लाइफ बताना है कि ये बैंगल मेकर्स थे और पॉवर्टी ने उनकी लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस डाला, क्या पॉवर्टी ने कैसे अफेक्ट की उनकी लाइफ. देखो कंपैरिजन के भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं. आइडेंटिफाई, दो कैरेक्टर्स को कंपेयर करा लेते हैं या दो चैप्टर्स को उसके थीम के बेस्ड पे कंपेयर करा लेते हैं. तो इसमें आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज़, तो दोनों कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज़ देख लो या दोनों चैप्टर में की सेंट्रल थीम में क्या सिमिलैरिटीज़ है ये देख लो और डिफरेंसेस देख लो. इलैबोरेट, एक्सपैंड ऑन अ कंसेप्ट, मतलब इसमें भी आपको डिस्क्राइब करना है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है अच्छे से. अब देखो मैंने 3 क्वेश्चंस लिए आपको समझाने के लिए कि किस तरह आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है. इन तीनों क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर लेना. अभी जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तभी की तभी इन 3 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस. और फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों के कम से कम 4-4 क्वेश्चंस की आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे. पिछले साल के सैम्पल पेपर्स मैंने आपको दिए हुए हैं, उसमें से आप क्वेश्चंस उठा लीजिए और आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए. आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आप फुल मार्क्स स्कोर करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से. सबसे पहला स्टेप है अपना क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से समझने का. दो टेम्प्टेड बाय द ब्राइट डे, फ्रेंड्स स्टेटेड दैट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू school. As the story progresses, the reader realizes that friends, M. Hamel, and the villagers would perhaps need the strength to resist much larger forces. Discuss how the story provides strategies for the resistance and protection of one's identity and community through its events and characters. Provide relevant textual details to support your argument. अब क्वेश्चन हमें एक बार में पढ़ने में नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, आप 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पर क्वेश्चन को ढंग से समझो. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ये कोटेशन है कि टेम्प्टेड बाय द ब्राइट डे. एट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हमें क्या देखने को मिलता है कि फ्रेंड्स रास्ते में हैं और ब्राइट डे यानी नेचुरल सीन्स से वो टेम्प्टेड है, उसका मन कर रहा है कि नेचर में रहे, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा. लेकिन द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन वो अपनी टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है अपने आप को कि नहीं मैं ऐसे स्कूल बंक नहीं कर सकता, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा. जबकि वो बहुत डर रहा था स्कूल जाने से, लेकिन फिर भी उसने रेजिस्ट किया एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए जल्दी जल्दी चला. अब यहाँ उसने क्या पावर दिखाई है, रेजिस्टेंस की पावर. मतलब अपनी टेम्पटेशन को नहीं, हमें नहीं, हमारा मन कर रहा है कुछ भी अलग करने का, नहीं, अपने मन को वहाँ से रोक के और हमें करना क्या चाहिए वहाँ पर लगाना. तो ये स्ट्रेंथ हमें यहाँ दिखी है. अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रेंड्स, एम हैमल और विलेजर्स, तो इन्होंने भी शायद स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट मतलब रेजिस्टेंस दिखाया होगा इस चैप्टर में. डिस्कस हाउ द स्टोरी प्रोवाइड्स स्ट्रैटेजीज फॉर रेजिस्टेंस. मतलब इन सारे कैरेक्टर्स ने किस किस तरीके से रेजिस्टेंस दिखाया है जबकि उन पे एक फॉरेनर मतलब जर्मन लैंग्वेज इम्पोज होने वाली थी. फॉरेनर्स ने उनके गांव पे कब्जा कर लिया था और एक अलग लैंग्वेज वो इम्पोज करने वाले थे. तो सबने कैसे रेजिस्टेंस दिखाया उस चीज़ के लिए. तो स्ट्रैटेजीज ऑफ रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन क्या था इस चैप्टर में, तो ये हमें बताना है. अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन से. अल्फोंस डॉडेज, द लास्ट लेसन. आपको चैप्टर का के राइटर का नाम पता होना चाहिए और चैप्टर का नाम. Alphonse Daudet, the last lesson highlights the importance of language identity and resistance through the story of Franz, a young boy in a small French village who experienced a significant change in his life. ये
छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि इसकी थीम है वो हमने दे दिया। एट द बिगिनिंग फ्रेंड्स फील्स, अब हम अपने आंसर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। एट द बिगिनिंग फ्रेंड्स फील्स टेम्पटेड टू स्किप द स्कूल एंड एन्जॉय नेचर, but he chooses to resist his laziness and attend his lessons. Here he chooses education as a form of resistance. अब उसने यहाँ फ्रेंड्स की स्ट्रेटजी क्या है रेजिस्ट करने की? एजुकेशन, यानी वो एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, उस चीज़ को रेजिस्ट कर मतलब अपनी रेजिस्टेंस दिखाने के लिए एजुकेशन को ज़्यादा उसने प्रेफर किया। अब यहाँ पे एक कोटेशन डाल दी है मैंने, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट टाइम आई शैल गिव यू अ लेसन। ये एक बैकग्राउंड बनाया है एम हैमल को इंट्रोड्यूस करने का। ये चैप्टर में से ली गई है, आप चैप्टर से ले सकते हैं। अब आपको कोई और कोटेशन, आपको वेल सेड कोटेशन, आपको फेमस कोटेशन याद आ जाए वो ले सकते हैं, या फिर आप अपनी खुद की भी कोटेशन बना सकते हैं। द अबव लाइन्स आर स्पोकन बाय एम हैमल द टीचर। ही रिप्रेजेंट्स डेडिकेशन एंड अवेयरनेस। ही शोज हिज रेजिस्टेंस टुवर्ड्स ऑपरेशन, क्योंकि वो ऑपरेशन था ये एक अपनी लैंग्वेज, एक फॉरेनर लैंग्वेज को इम्पोज करना किसी की मर्जी के बिना, दैट इज़ ऑपरेशन। तो उन्होंने उस ऑपरेशन को कैसे रेजिस्ट किया? बाय टीचिंग पैशनेटली टिल द लास्ट मोमेंट, मतलब लास्ट मोमेंट तक उन्होंने पैशनेटली पढ़ाया। तो ये उन्होंने एक तरह से अपना रेजिस्टेंस शो किया। ही टेल्स दैट फ्रेंच इज़ देयर आइडेंटिटी एंड दे मस्ट होल्ड ऑन टू इट। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी कोटेशन है इस चैप्टर की। आप अगर इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज पे कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ आप इस कोटेशन को डाल सकते हैं। व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। ये कोटेशन बहुत ही ब्यूटीफुल कोटेशन है इस चैप्टर की। आप इस के आंसर में इस कोटेशन को डाल सकते हैं। द विलेजर्स, अब विलेजर्स के बारे में है, तो ये आप देख रहे हैं ना कैसे पैराग्राफ चेंज करके हम किसी भी आइडिया को लिखते जा रहे हैं। द विलेजर्स हु वंस इग्नोर्ड एजुकेशन नाउ रियलाइज द पावर ऑफ लैंग्वेज। बाय अटेंडिंग द लेसन दे साइलेंटली प्रोटेस्ट अगेंस्ट फॉरेन रूल। अब वो उस लेसन को अटेंड करके वो साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉरेन रूल के अगेंस्ट कि देखो अब हम अपनी लैंग्वेज सीख रहे हैं। शोइंग यूनिटी एंड रिग्रेट, यहाँ वो यूनिटी शो कर रहे हैं। अब हम लास्ट जो हमारा कंक्लूजन पैराग्राफ है उसमें इस पूरे को समराइज कर देंगे कि हम आखिर कहना क्या चाहते हैं। द स्टोरी प्रोवाइड्स स्ट्रैटेजीज फॉर रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन थ्रू एजुकेशन, लैंग्वेज, मेमोरी, यूनिटी, ट्रेडिशन एंड कल्चर एंड रिस्पेक्ट। It highlights the importance of cultural heritage and need to resist forces that threaten it. तो ये एक आपका वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल फॉर्मुलेटेड आंसर हो जाता है। इसको आप लिख के अब भी प्रैक्टिस करना जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और उसके बाद आप सैम्पल पेपर्स में से कुछ और क्वेश्चंस लेने की प्रैक्टिस करना। ठीक है, एक तरह का क्वेश्चन तो ये आ गया। आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें ये सारे कीवर्ड्स हों कि जो मैंने आपको बताए हैं। डिस्कस हो गया, इवैल्यूएट हो गया, इलाबोरेट हो गया। अब दूसरी तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं डायरी एंट्री और स्पीच राइटिंग पे बेस्ड। फॉर एग्जांपल ये सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इमेजिन यू आर द पेडलर फ्रॉम द रेड ट्रैप। कि इमेजिन करो कि आप रेड ट्रैप के पेडलर हो। आफ्टर रिसीविंग काइंडनेस फ्रॉम इडला यू रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रांसफॉर्मेशन। आप में जो बदलाव आया है उस पे आपने विचार किया। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, इमोशंस एंड योर डिसीजंस टू चेंज योर वेज। डायरी एंट्री का क्वेश्चन हमेशा इस तरह से आता है कि आपको किसी चैप्टर का कोई ना कोई कैरेक्टर बन के वो डायरी एंट्री लिखनी होती है। तो उसके लिए तरीका आपका ये है कि आपको उस कैरेक्टर के अंदर आ जाना है बिल्कुल, और उस कैरेक्टर के हिसाब से सब कुछ सोचना है। अब मैंने डायरी एंट्री लिखी तो मैंने अपने आप को रेड ट्रैप सेलर समझ के लिखी कि मैं पेडलर हूँ और मेरी लाइफ कैसी है। मुझे एडला विल्मेंसन मिली, उसने काइंडनेस दिखाई, तो मुझे कैसा लगा होगा। तभी आप उस कैरेक्टर की फीलिंग्स को समझ पाएंगे। अब देखिए एक बार ये आंसर्स, और इस तरह से स्पीच राइटिंग भी का भी क्वेश्चन इसी तरह से आता है। मैंने डायरी एंट्री का क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया है आपके लिए। स्पीच राइटिंग का भी कर सकते हैं। हमने स्पीच राइटिंग का प्रॉपर फॉर्मेट 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हम स्टार्टिंग में ग्रीटिंग दे सकते हैं। स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर की थीम या सेंट्रल आइडिया पे बेस्ड आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लास्ट लेसन में से स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन आएगा तो वो इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज फॉर योर फ्रीडम, इस तरह से उस पर आपको लिखना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ उसमें सिर्फ जनरल स्पीच नहीं लिखनी है आपको चैप्टर का रेफरेंस देते हुए, चैप्टर में से एग्जाम्पल देते हुए अपनी स्पीच को आगे बढ़ाना होता है। तो यहाँ डायरी एंट्री देखिए, December 25 हमें पता है क्रिसमस डे पर वो डायरी एंट्री लिखेगा। डियर डायरी, बस इतना आपको लिखना है। ऊपर डेट लिख दिया, डियर डायरी,
टुडे आई एक्सपीरियंस्ड समथिंग ट्रूली अनएक्सपेक्टेड. क्या एक्सपीरियंस किया? काइंडनेस एंड ट्रस्ट दैट चेंज्ड माई हार्ट एंड माई लाइफ फॉर एवर. For years, I wandered sailing rat traps and deceiving people. I believed the world was nothing but a big rat trap where greed and temptation trapped the poor like me. I had lost faith in humanity. World was not kind to me. An old crofter was kind, but uh, kind. He gave me shelter and food, but in return, I deceived him also. मतलब how bad I was. I was so bad. But Idla's compassion and generosity made me see the light. फिर हमने पैराग्राफ चेंज कर लिया. शी इन्वाइटेड मी, कि हुआ क्या, आखिर हुआ क्या था. शी इन्वाइटेड मी फॉर क्रिसमस फूड एट हर होम एज शी मिसअंडरस्टूड मी एज हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड. लेटर when she came to know I was a thief, she still treated me with the same dignity and respect. She offered me shelter, warmth, food, and a place at her Christmas table. Her trust in me made me true gentleman. I could not betray her trust. That is why I left the stolen money and a gift, a rat trap with a note. It was a token of my transformation. अब कंक्लूजन हमने लिख दिया लास्ट में. नाउ आई नो लॉन्गर विश टू बी अ पिटी थीफ. I have a chance to start a new life and I will not waste it. Well said. Kindness truly has the power to change lives. तो यहाँ हमने एक छोटी सी कोटेशन डाल दी. तो आप अगर कोटेशंस यूज़ करते हैं तो आपका आंसर और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है. अब देखो, यहाँ ये वाला आंसर है. ये जो आंसर है उसका क्वेश्चन है कि कंपेयर करना है हमें लास्ट लेसन के फ्रेंड्स को और डीप वाटर के डॉगलस को, कि वो पहले थोड़ा वीक फील कर रहे थे लेकिन उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना लिया, अपने आप को ग्रो कर लिया. ये उसका आंसर है. ये कंपैरिजन टाइप का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे. फ्रेंड्स इन द लास्ट लेसन. अब यहाँ स्टार्टिंग में जब भी इस तरह से दो कैरेक्टर्स को कंपेयर करने का क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पैराग्राफ में दोनों कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे देना है ना. फिर उसके बाद हमें फर्स्ट कैरेक्टर को लेना है, उसके सारे एस्पेक्ट्स बता देने हैं. फिर सेकंड कैरेक्टर को लेना है अगले पैराग्राफ में, उसके सारे बता देने हैं. फिर कंक्लूजन ले लेना है दोनों का कि हाँ दोनों ने ही अपनी पर्सनल ग्रोथ की अपनी डेडिकेशन से. Friends in the last lesson is a school boy who doesn't want to learn French sincerely. ठीक है, फ्रेंच का बता दिया हमने. फिर डॉगलस इन डीप वाटर इज अ 10 or 11-year-old boy having a fear of water. ठीक. बोथ फ्रेंड्स एंड डॉगलस फेस चैलेंजेस दैट लीड टू सिग्निफिकेंट पर्सनल ग्रोथ. कि वो पहले वीक थे लेकिन फिर उन्होंने उस परिस्थितियों को फेस किया और फिर वो ग्रो किया उन्होंने अपनी लाइफ में. Franz is initially careless and uninterested in learning French, taking his education for granted. But when he realizes that it is his last lesson due to the imposition of German, he is struck with regret and patriotism. His experience teaches him the importance of education and one's mother tongue, making him more aware and responsible. तो इस तरह से पहले वो कैसा था, फिर उसके बाद उसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो समझ गया आपकी लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस है. तो उससे उसकी एक पर्सनल ग्रोथ हुई. अब डॉगलस की लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था. डॉगलस ऑन दी अदर हैंड फेसेस अ नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस दैट इंस्टिल्स डीप फियर इन हिम. इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, उसने वो वहाँ से वो भागा नहीं, अपने डर को उन्होंने फेस किया. ही फेसेस हिज फियर विद डिटर्मिनेशन एंड फाइनली ओवरकम्स इट. हिज एक्सपीरियंस टीचेस हिम करेज, रिजिलियंस एंड द वैल्यू ऑफ फेसिंग वंस फियर. वाइल फ्रेंड्स रियलाइजेशन. अब देखो हमने ये लास्ट पैराग्राफ ले लिया है. While Friend's realization comes suddenly due to external circumstances, Douglas gradually conquers his fear through effort. मतलब कि फ्रेंड्स का तो रियलाइजेशन एकदम सडनली आया, उसी दिन लास्ट लेसन वाले दिन ही उसे रियलाइज़ हो गया कि हमारी गलती क्या थी, हमें तो अपनी लैंग्वेज को पढ़ना था और समझना था और हमने इतनी देर कर दी. तो वो सडनली चेंज आया उसके अंदर. लेकिन डॉगलस ने अपने आप को एफर्ट्स किए, प्रैक्टिस की और फिर धीरे धीरे उसके अंदर चेंज आया, अपने फियर को उसने कॉन्कर किया. बोथ कैरेक्टर्स इमर्ज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर हैविंग लर्नड वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स. अब यहाँ पे हमने एक कोटेशन डाल दी है. ओनली दोज हु डेयर टू फेल ग्रेटली कैन फेल ग्रेटली.
ओनली दोज हु डेयर टू फेल ग्रेटली कैन एवर अचीव ग्रेटली। मतलब जो फेल होते हैं, फेलियर कहते हैं ना हम कि फेलियर ही सक्सेस की सीढ़ी है, तो इसी को शो करती है ये कोटेशन। तो इस तरीके से आप इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम से हैबिट में आ जाएगा और आप एग्ज़ाम वाले दिन बहुत अच्छा आंसर लिखोगे। सो आई होप this will give you practice and it will benefit you. Thank you. Have a nice learning. Have a nice preparation.